हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। भारत के भूगोल में हम हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे और हिमालय का जो ऊर्ध्वाधर विभाजन है ये हम समझ चुके हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा था, उसके बाद हम ग्रेट हिमालय पढ़ा था, फिर मिड हिमालय पढ़ा है, मिडल हिमालय पढ़ा है, उसके बाद में हमने शिवालिक हिमालय पढ़ा है। तो ये क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ विभाजन हमने पढ़ा है, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर विभाजन। आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन और इसी को हम हिमालय का क्षैतिज विभाजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज विभाजन ही। तो ये आपको ध्यान में रखना है, प्रदेशों के आधार पर हम विभाजन पढ़ने वाले हैं। तो पहले देखेंगे कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कितने भागों में किया गया है। उसके बाद हम पहला भाग पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। तो पहले विभाजन को समझ लेते हैं। प्रादेशिक विभाजन को अनुप्रस्थ विभाजन भी बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एग्जाम में ये पूछ लेगा कि जो कश्मीर हिमालय है वो हिमालय के किस प्रकार के विभाजन का भाग है, अनुप्रस्थ विभाजन या अनुदैर्ध्य विभाजन। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य लिखेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर ऊर्ध्वाधर और प्रादेशिक लिखेगा, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लिखेगा तो आप इजीली समझ जाएंगे, लेकिन अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो ऊपर से नीचे की तरफ हमने विभाजन पढ़ा इसको हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य विभाजन। ये प्रादेशिक जो विभाजन हम पढ़ेंगे इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ विभाजन। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो हिमालय को प्रदेशों के आधार पर चार भागों में विभाजित किया गया है। कश्मीर हिमालय, जो कि कश्मीर हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। जो हिमाचल प्रदेश है वो पहले पंजाब प्रांत का हिस्सा हुआ करता था ब्रिटिश काल में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश तो बाद में बना है। तो उस समय हिमाचल प्रदेश और पंजाब एक ही हुआ करते थे, इसलिए इसको पंजाब हिमालय यहाँ पर बोला गया है। तो ये पहले वाला पंजाब है, ये आज का पंजाब नहीं है। ठीक है। कई पंजाब नाम सुनते ही आज का पंजाब आपको याद आए, माइंड में आए कि आज के पंजाब में तो हिमालय है ही नहीं। तो ये पहले वाला पंजाब है, जब पंजाब, वर्तमान पंजाब और हिमाचल प्रदेश एक हुआ करते थे। उस समय इस हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता था। पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? सिंधु नदी से लेकर के सतलुज नदी के बीच में पाया जाता है। तो लोकेशन अभी हम देखेंगे आगे, क्योंकि एक एक जो वर्गीकरण है उसको हमको डिटेल में पढ़ना है। अगला जो वर्गीकरण किया गया है वो है कुमाई हिमालय। कुमाई हिमालय ये उत्तराखंड में पाया जाता है। ये सतलज से काली नदी के बीच में है। फिर नेपाल हिमालय, ये मुख्य रूप से नेपाल में पाया जाता है, जो कि काली नदी से तीस्ता के बीच में है। फिर असम हिमालय, ये असम, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत है, जो कि तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच में अवस्थित है। तो ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमाई हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में है। चार ये यही दे देगा आपको। तो आपको ध्यान में रखना है, सतलुज से काली के बीच में जो हिमालय है उसको कुमाई हिमालय बोलते हैं। नेपाल हिमालय कौन सी दो नदियों के बीच में अवस्थित है? तो काली और तीस्ता आपको याद होना चाहिए। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच में है। तो हिमालय को प्रादेशिक या प्रदेशों के आधार पर चार भागों में विभाजित किया गया है। अनुदैर्ध्य जो हमने देखा था, ऊर्ध्वाधर विभाजन, इसमें भी चार भाग थे। ट्रांस, ग्रेट, मिड और शिवालिक। ठीक है, तो वहां पर भी चार भागों में विभाजित किया गया है, यहाँ पर भी चार भागों में विभाजित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारी जो मेन हेडिंग है वो है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। तो इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। और देखिए, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको हम प्रदेशों के आधार पर पढ़ेंगे। फैक्ट सेम है, लेकिन हम इसको प्रदेशों के आधार पर समझने वाले हैं। ठीक। तो पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है ये आपको पता होना चाहिए, सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में। चलिए सिंधु और सतलज की लोकेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। सिंधु नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, इस प्रकार से जास्कर और लद्दाख के बीच में प्रवाहित होते हुए इस प्रकार से वो फिर वापस पाकिस्तान में चली जाती है। तो यहाँ पर सिंधु नदी द्वारा एक गहरी घाटी का निर्माण किया गया है जिसको हम बोलते हैं सिंधु गोर्ज। क्या बोलते हैं इसको? सिंधु गोर्ज कहा जाता है। तो पंजाब हिमालय सिंधु नदी से यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर एक नदी है जिसको हम बोलते हैं सतलज नदी। अच्छा, सतलज नदी कौन से दर्रे से भारत में प्रवेश करती है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। ठीक है। तो इन दोनों नदियों के बीच में ये जो पूरा हिमालय है, इस पूरे हिमालय को, ये वाला जो पूरा है, इसको हम क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय बोलते हैं। तो पंजाब हिमालय में देखिए काराकोरम श्रेणी,
लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी भी आती है। यानी कि ट्रांस हिमालय भी किसका भाग है? कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय का भाग है। ठीक है, यहाँ पर सतलज और सिंधु के बीच का ये जो ग्रेट हिमालय है, ये भी किसका भाग है? कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय का भाग है। नीचे आप देखेंगे जो मिड हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ है, जैसे पीर पंजाल धौलाधर है, तो ये भी कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय का ही भाग है। तो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ आपको याद रखनी चाहिए। काराकोरम, जिसकी सर्वोच्च चोटी केटू थी। ठीक, लद्दाख श्रेणी, जास्कर, ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल और धौलाधर। तो ये जो सारी श्रेणियाँ हैं, सारी पर्वत श्रेणियाँ किसका हिस्सा है? कश्मीर हिमालय का या पंजाब हिमालय का। काराकोरम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पर विस्तृत है? पीओके और लद्दाख में फैला हुआ है। लद्दाख श्रेणी, ये लद्दाख में फैली हुई है। जास्कर श्रेणी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। ग्रेट हिमालय, ये बहुत सारे राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको याद नहीं रखना। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है, लद्दाख में भी ये फैला हुआ है, हिमाचल प्रदेश में भी ये फैला हुआ है, तो तीनों में, और तीनों ही क्षेत्र इसमें आते हैं पंजाब हिमालय में। पीर पंजाल की बात करें तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ये विस्तृत है, फैला हुआ है। ठीक है, धौलाधर पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो कौन सी पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, एग्जाम में ये पूछ लेगा कि धौलाधर पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से कौन से राज्य में पाई जाती है, तो राज्य आपको पता होना चाहिए ना। ये भी पूछ लेगा कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विस्तृत है, तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का नाम आपको याद होना चाहिए। तो पर्वत श्रेणियां कौन से राज्य में फैली हुई है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, पंजाब हिमालय कितने राज्यों में फैला हुआ है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। दो यूटी है और एक राज्य है, यानी कि 3 प्रदेशों में फैला हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक एक राज्य की बात कर लेते हैं। पहले लद्दाख से शुरू करते हैं, सबसे ऊपर से। लद्दाख का पठार कहाँ पर है? लद्दाख में ही है। ये लद्दाख का जो पठार है, हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। अब वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है? जैसे मान लेते कोई एक पर्वत है, ठीक, इधर से हवा बहकर के आई और इस पर्वत से टकरा करके यहाँ पर ऊपर उठी और यहाँ पर वर्षा कर दी, तो पर्वत के इस ढाल में वर्षा हुई है, पर्वत के इस ढाल में वर्षा नहीं हुई है। तो ये जो ढाल है, ये वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है, यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। तो हिमालय, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा ग्रेट हिमालय है, ठीक, यहाँ से नीचे से इस प्रकार से जो मानसूनी पवने हैं, ये हिमालय से टकरा करके फिर से नीचे की तरफ आ जाती हैं, लौट जाती हैं, यहाँ यहीं पर वर्षा करवा देती हैं। तो ऊपर की तरफ मानसूनी पवने नहीं जाती हैं, तो ऊपर वाला जो इलाका है वो खाली रह जाता है। तो यहीं पर है लद्दाख पठार। तो लद्दाख पठार हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थित है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लद्दाख पठार में वर्षा नहीं होती है। लद्दाख में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं? काराकोरम लद्दाख में है, लद्दाख पर्वत श्रेणी खुद लद्दाख में है। जास्कर, ये भी लद्दाख में पाई जाती है, इसका विस्तार भी लद्दाख में है। लद्दाख में खारे पानी की झीलों की बात करें तो पेंगोंग झील है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है कि पेंगोंग झील निम्नलिखित में से कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर अवस्थित है, तो लद्दाख में। ये लद्दाख की सबसे बड़ी झील है। कैसी है? खारे पानी की। तो लद्दाख की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो पेंगोंग झील, लद्दाख की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछा जाए तो पेंगोंग झील। ठीक है, तसो मुरारी, ये भी क्या है? लद्दाख की एक झील है खारे पानी की। तो तसो शब्द का जब भी उपयोग किया जाए तो तसो शब्द का उपयोग नमकीन के लिए करते हैं, नमक के लिए करते हैं। ठीक है, तो तसो का मतलब यहाँ पर नमकीन पानी है, खारा पानी है। तो तसो मुरारी एक झील है जो कि खारे पानी की झील है। कहाँ पर है? लद्दाख में। लद्दाख में सिंधु नदी भी प्रवाहित होती है। कौन से दो पर्वत श्रेणी के बीच में? लद्दाख और जास्कर नदी, जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। तो सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में या किन दो पर्वतों के बीच में प्रवाहित होती है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में प्रवाहित होती है। ठीक, लद्दाख का एक प्रमुख शहर है लेह, एवं लद्दाख की राजधानी भी है लेह। तो लेह कौन से पर्वत के गिरिपाद में अवस्थित है? तो जास्कर पर्वत के गिरिपाद, यानी कि जास्कर पर्वत के पैर में यहाँ पर अवस्थित है लेह। ठीक है, तो जास्कर ये रहा और यहाँ पर कहीं पर अवस्थित है लेह। तो जास्कर और ग्रेट हिमालय के बीच में आप जाएंगे तो ये हमारा जास्कर है और ये हमारा ग्रेट हिमालय है। इसके बीच में यहाँ पर द्रास और कारगिल दो स्थल हैं, द्रास और कारगिल। कारगिल, चूंकि यहाँ पर कारगिल युद्ध लड़ा गया था इसलिए कारगिल इंपॉर्टेंट है। तो कारगिल आपको पता होना चाहिए कि कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच में या पर्वत रेंज के बीच में अवस्थित है। तो जास्कर पर्वत श्रेणी और ग्रेट हिमालय के बीच में अवस्थित है कारगिल।
द्रास आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि जो द्रास क्षेत्र है ये भारत का सबसे ठंडा स्थल है, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए कि द्रास कहाँ पर है, कौन सी पर्वत श्रेणियों के बीच में है, जास्कर और ग्रेट हिमालय के बीच में है कहाँ पर, लद्दाख में। ठीक है। सारी चीजें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं देंगे, फटाफट से पढ़ते हुए चलेंगे आगे। हिमानी की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर कौन सी घाटी में पाया जाता है, नुब्रा घाटी में। नुब्रा घाटी कहाँ पर है, लद्दाख में। ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्रों को अगर छोड़ दिया जाए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर छोड़ दिया जाए, तो ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़ करके विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, फेडचेनको ग्लेशियर है, जो कि ताजिकिस्तान में अवस्थित है। सारी चीज पहले पढ़ लिया आपने। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर। और भी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं जैसे हिस्पार हिमानी। हिस्पार जो ग्लेशियर है ये हुंजा घाटी में है। हुंजा घाटी में जो हुंजा जनजाति पाई जाती है, ये विश्व की सबसे अधिक वर्षों तक जीवित रहने वाली जनजाति है, जो कि पीओके में है। ये हुंजा घाटी कहाँ पर है, पीओके में। बियाफो हिमानी या बियाफो हिमनद सिगार घाटी में, ये भी कहाँ पर है, पीओके में। बालतोरा हिमनद ये गिलगित घाटी में, ये भी कहाँ पर है, पीओके में। ठीक है। तो इनकी लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हिस्पार हिमनद, ये है बियाफो हिमनद, और ये है हमारा बालतोरा हिमनद, और यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि भारत के लद्दाख प्रांत में पाया जाता है। सारी चीज़ हमने पहले कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दर्रे। ये दर्रे भी हम पढ़ चुके हैं। काराकोरम दर्रा, यहाँ पर आप देखेंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी में यहाँ पर काराकोरम दर्रा पाया जाता है। कहाँ पर है, लद्दाख में। काराकोरम पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। ठीक है, क्लियर है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, ये आपको ध्यान में रखना है, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, काराकोरम। किसको किससे जोड़ता है, पीओके को चाइना से जोड़ता है। तो पीओके को चाइना से जोड़ता है। ये है कहाँ पर, लद्दाख में है, लेकिन लद्दाख के भी पीओके वाले क्षेत्र में है। ठीक है। लद्दाख के भी उस क्षेत्र में जिस पर कब्जा पाकिस्तान ने कर रखा है। ठीक है। खारदुंग दर्रा आप यहाँ पर देखेंगे, खारदुंग दर्रा लद्दाख पर्वत श्रेणी में, यहाँ पर जो दर्रा अवस्थित है जिसको हम बोलते हैं खारदुंग दर्रा, है कहाँ पर, लद्दाख में। कौन सी पर्वतमाला में है, लद्दाख पर्वतमाला में है, लद्दाख पर्वत श्रेणी में। लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है। तो लेह नीचे है जास्कर पर्वत श्रेणी में, तो लेह से नुब्रा घाटी अगर जाना हो, ऊपर की तरफ जाना हो, तो हम किस दर्रे से होकर के जाएंगे, खारदुंग दर्रे से होकर के जाएंगे। जोजिला दर्रा की बात करें तो जोजिला दर्रा कहाँ पर है, लद्दाख में। ठीक है। जास्कर पर्वत श्रेणी में है। श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है। जास्कर पर्वत श्रेणी में श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला। अच्छा, 3 दर्रे हैं, हो गए। अच्छा, लद्दाख हम पढ़ रहे थे, तो खारदुंग दर्रा ये है। ठीक है, ये सॉरी जोजिला दर्रा यहाँ पर है, क्योंकि हम लद्दाख के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसकी लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है। तो लद्दाख में पहली भूतापीय बिजली परियोजना, भारत की पहली भूतापीय बिजली परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई थी, लद्दाख में। लद्दाख की पूगा घाटी में स्थापित की गई है। तो पूगा घाटी है कहाँ पर, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पर, लद्दाख में है। भारत की पहली भूतापीय बिजली परियोजना है कहाँ पर, लद्दाख में। तो भूतापीय जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, पृथ्वी से निकलने वाले जो गर्म मैग्मा है, या पृथ्वी में संग्रहित जो ताप है, या गर्म झरने हैं, इन सबसे अगर ऊर्जा उत्पादित की जाने लगे तो उसको हम बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। तो भूमि के ताप से जो ऊर्जा हम उत्पन्न करते हैं उसको हम भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं, सिंपल सी भाषा में। तो पहला भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लगाया गया था, लद्दाख में। लद्दाख में भी कहाँ पर, पूगा घाटी में। पूगा घाटी है कहाँ पर, लद्दाख में। ठीक है। तो पूगा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र लद्दाख में है। इसके बाद मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो 2 भूतापीय ऊर्जा संयंत्र आपको ध्यान में रखने, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, पूगा लद्दाख में है। ठीक है। अब हम चलते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो यूटी है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। जम्मू कश्मीर या कश्मीर घाटी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। कौन सी पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। ये रहा हमारा पीर पंजाल और ऊपर की तरफ है ग्रेट हिमालय, इन दोनों के बीच में यहाँ पर है कश्मीर घाटी। ठीक। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बहुत सारे पर्यटक स्थल भी हैं, जैसे डल झील। डल झील भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। वुलर झील, वुलर झील भी यहीं पर है। ठीक है, कश्मीर में ही। शालीमार बाग भी यहाँ पर है कश्मीर में। शंकराचार्य की पहाड़ियाँ यहीं पर हैं कश्मीर में।
तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए कि डल झील कौन से राज्य में है या कौन से यूटी में है, तो जम्मू कश्मीर में। वुलर झील जम्मू कश्मीर में। शालीमार बाग आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में। शंकराचार्य की पहाड़ियाँ कौन से यूटी में है, तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है, ये आप सभी को पता है। कश्मीर घाटी में ये अवस्थित है, यहाँ पर श्रीनगर। झेलम नदी के किनारे अवस्थित है। तो श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है, झेलम नदी के किनारे। जब नदियाँ पढ़ेंगे तो हम नदियों के किनारे अवस्थित शहर भी हम देखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम इसकी चर्चा करेंगे, लोकेशन फिर से वहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये श्रीनगर की तस्वीर है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से नदी प्रवाहित होती है और पूरा ये श्रीनगर बसा हुआ है। तो श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है, झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी का उद्गम स्रोत क्या कहाँ है, आगे जाकर के कौन सी नदी में मिल जाती है, तो वो सारे हम चीज़ें पढ़ेंगे जब हम नदियों के बारे में विस्तार से समझेंगे। डल झील के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। डल झील मीठे पानी की झील है। क्या है, मीठे पानी की झील है। ठीक है, इसके चारों तरफ आप देखेंगे यहाँ पर फूल ही फूल पाए जाते हैं, इसलिए इसको फूलों की झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फूलों की झील। इसको श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। इस झील में हांजी मुस्लिम जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति, हांजी मुस्लिम जनजाति। ठीक है, ये हांजी मुस्लिम जो जनजाति है, ये इस प्रकार की जो है, ये शिकार रखती है। ठीक है, नाव रखती है, जिसको हम बोलते हैं शिकारा। सॉरी, क्या बोलते हैं, शिकारा बोलते हैं। ये जो हांजी मुस्लिम जनजाति है, ये अपना जीवन तैरती हुई नौका ग्रह पर व्यतीत करते हैं। ये नौका है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ग्रह जैसी कुछ संरचना बना ली जाती है। तो उसी में अपना सारा ये खाना पीने का सामान रखते हैं और यहीं पर वो पर्यटकों को बैठा करके इस नाव में घुमा भी देते हैं, इसी पर खा लेते हैं, इसी पर सो लेते हैं। तो हांजी मुस्लिम जनजाति है, इसको जिप्सी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या बोला गया है, जिप्सी ऑफ इंडिया। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिप्सी ऑफ इंडिया किस जनजाति को बोला जाता है, तो हांजी मुस्लिम जनजाति को जिप्सी ऑफ इंडिया बोला जाता है। हांजी मुस्लिम जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कौन सी झील में, डल झील में पाई जाती है। ये किस प्रकार की नावों का उपयोग करते हैं, तो शिकारा। ये अपनी नावों को क्या बोलते हैं, शिकारा बोलते हैं। शिकारा एक प्रकार से झील में तैरती हुई नौका होती है, उसके ऊपर ही यहाँ पर घर भी होते हैं। ठीक है, उनका सामान होता है घर, मतलब वैसा नहीं है कि जैसा आप सोच रहे हैं। ठीक, इनका सामान यहीं पर होता है, खाने पीने रहने का सारा। तो डल झील आपको ध्यान में रखना, डल झील है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। वुलर झील ये भी कहाँ पर है, यहीं पर कश्मीर घाटी में है और इसी के पास में है डल झील। कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है, झेलम नदी के किनारे अवस्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील है। भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील वुलर झील, आपको पता होना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील। वुलर झील किन किन पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है, तो ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल। ये हमारा पीर पंजाल है और ऊपर की तरफ ग्रेट हिमालय, तो दोनों के बीच में यहाँ पर अवस्थित है। ये पीर पंजाल, ये ग्रेट हिमालय, और यहीं पर है वुलर झील। वुलर झील और डल झील दोनों पास पास में ही है, बहुत ज़्यादा अंतर इनमें नहीं है। वुलर झील एक प्रकार की गोखूर झील है। गोखूर झील क्या होती है, जब हम झील पढ़ेंगे तब हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि एक झेलम नदी है, तो प्राचीन समय, बहुत प्राचीन समय में, तो इस प्रकार से ये नदी प्रवाहित हो रही थी। ठीक है, ऐसे ये मुड़ती हुई मुड़ती हुई मुड़ती हुई इस प्रकार से मुड़ गई और एक समय ऐसा है कि ये सीधी हो गई इस प्रकार से, जो यहाँ पर ये जो झील बनी है। ठीक है, तो नदी के मार्ग में परिवर्तन के बाद में जो झील बन जाती है उसको हम बोलते हैं गोखूर झील। तो वुलूर झील क्या है, एक प्रकार की गोखूर झील है। इसको वेटलैंड में भी शामिल किया गया है, आर्द्र भूमियों में इसको शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया, आर्द्र भूमियों में। तो आर्द्र भूमियों पर रामसर कन्वेंशन जो हुआ था और उसमें सूची बनाई गई थी कि जो आर्द्र भूमि है उस सूची में शामिल की जाएंगे। तो रामसर कन्वेंशन की सूची में भी वुलर झील को शामिल किया गया है। तो रामसर कन्वेंशन के बारे में हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ने बैठ गए तो फिर हम जो हमारा जो मूल उद्देश्य है कि कश्मीर हिमालय को पढ़ना, वो फिर हम भूल जाएंगे या उसमें थोड़ा टाइम कम मिलेगा उसको। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन कब होता है, इसमें भारत की कौन कौन सी आर्द्र भूमियों को यहाँ पर शामिल किया गया है, तो ये सारा हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी हम, जब हमारा ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि वुलर झील एक झील है जिसको आर्द्र भूमि में
शामिल किया गया है, आर्द्रभूमि सूची में रखा गया है। और आर्द्रभूमि सूची कब बनाई गई थी? रामसर कन्वेंशन में ये बनाई गई है। ठीक है, तो डल झील और वुलर झील के बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ें हमने पहले नहीं पढ़ी थी, तो अब हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अच्छा, जब हम नदियाँ पढ़ेंगे और नदियों के बारे में, नदियों से संबंधित झील पढ़ेंगे, तो भी हम वहाँ पर वुलर झील के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और झील वाला चैप्टर पूरा हम पूरा अलग से पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम फिर से देख लेंगे वुलर झील और डल झील के बारे में। करेवा, जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ये करेवा होती क्या है, और करेवा से संबंधित बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। करेवा एक प्रकार के सरोवरी निक्षेप होते हैं। कैसे होते हैं इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, झील में निक्षेपित मिट्टी जो जल स्तर के घट जाने के बाद बाहर निकल आती है, उसको हम बोलते हैं सरोवरी निक्षेप। और जम्मू कश्मीर में जो सरोवरी निक्षेप पाए जाते हैं, उनको वहाँ पर वहाँ के लोग करेवा बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पूरी झील है, इसमें पूरा यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब समय के साथ क्या हुआ, ये पानी कम होता गया, धीरे धीरे सूख गया। अब कैसे सूखा, इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, हो सकता है इसका जो पानी का जो स्रोत था वो रुक गया हो। ठीक है, तो उसको पानी नहीं मिल रहा हो, तो ये भी एक वजह है कि झील का पानी कम होता गया धीरे धीरे। तो मान लेते ये पहले बहुत बड़ी थी, लेकिन अब ये सूख करके ये इतनी रह गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइड में जो जमीन निकली है, ये कैसी जमीन है? समतल जमीन है, पूरी उपजाऊ जमीन है। और इसी समतल उपजाऊ जमीन को क्या बोलते हैं? सरोवरी निक्षेप बोलते हैं, क्योंकि ये सरोवर से निकली हुई है। और इसी को जम्मू कश्मीर वाले लोग क्या बोलते हैं? करेवा बोलते हैं। और ये जो करेवा होती है, ये केसर की खेती के लिए इंपॉर्टेंट होती है, बादाम की खेती के लिए, अखरोट जाफरान की खेती के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जो केसर है, ये पुलवामा जिले की एक तहसील है, जिसको हम बोलते हैं पैम्पोर तहसील। तो भारत में सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन कहाँ पर होता है? पुलवामा जिले में होता है, और वहां पर भी पैम्पोर तहसील में। ठीक है, तो मोटा मोटा आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो केसर है उसका उत्पादन कहाँ पर होता है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, करेवा किसके लिए प्रसिद्ध है? केसर की खेती, बादाम, अखरोट, जाफरान की खेती के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो करेवा के बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि करेवा है क्या, कौन सी खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में दर्रे पाए जाते हैं, ये दर्रे हम पहले पढ़ चुके हैं। बुर्जिल दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर घाटी और लद्दाख के देवसाई प्रांत को जोड़ता है, ये ग्रेट हिमालय में पाया जाता है, यहाँ पर है, ये है बुर्जिल दर्रा। बनिहाल दर्रा की अगर बात करें, तो जम्मू कश्मीर में ही ये पाया जाता है। ठीक है, और ये पीर पंजाल श्रेणी में है, यहाँ पर है बनिहाल दर्रा। तो जवाहर सुरंग यहाँ से बनाई गई है, पर्वत को काट करके एक सुरंग बनाई गई है, जिसको हम बोलते हैं जवाहर सुरंग, और इसी दर्रे को हम बोलते हैं बनिहाल दर्रा। तो जवाहर सुरंग कौन से दर्रे में अवस्थित है? बनिहाल दर्रे में अवस्थित है। जवाहर सुरंग किसको किससे जोड़ती है? जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ती है। या बनिहाल दर्रा किसको किससे जोड़ता है? जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है कहाँ पर? पीर पंजाल श्रेणी में है। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर विस्तृत है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों में ये फैली हुई है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल के जम्मू कश्मीर वाला जो पार्ट है, उसमें बनिहाल दर्रा है। ठीक है, अगले यहाँ पर कुछ तीर्थ स्थल भी पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में, जैसे अमरनाथ। अमरनाथ की गुफा है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भी श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 13,600 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। ये है हमारी अमरनाथ की गुफा। और अमरनाथ की गुफा वही गुफा है जहाँ पर जो बर्फानी बाबा है, जो बर्फ से निर्मित शिवलिंग यहाँ पर होता है। ठीक है, सर्दियों में यहाँ पर बर्फ से शिवलिंग निर्मित होता है। तो अमरनाथ की गुफा जम्मू कश्मीर में। अच्छा, ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि अमरनाथ की गुफा निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? तो ग्रेट हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, तो वहां पर ऑप्शन दे देगा ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, पीर पंजाल, धौलाधर। तो ग्रेट हिमालय आपको ध्यान में रखना है। अमरनाथ की गुफा ग्रेट हिमालय में पाई जाती है। ये चूना पत्थर की गुफाएं हैं, इससे रिस रिस कर पानी आता है, और उससे ये एक जगह जमा होने से यहाँ पर शिवलिंग का निर्माण होता है अपने आप पे। ठीक है, गर्मियों में ये शिवलिंग पूरा खत्म हो जाता है, सर्दियों में निर्मित होता है। वैष्णो देवी, ये भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर के रियासी मंडल के कटरा नगर के समीप ही अवस्थित है। ठीक, तो वैष्णो देवी अगर जाना हो तो कटरा जंक्शन आपको पहले जाना पड़ेगा, वहां से उतर के आप वैष्णो देवी जा सकते हैं। तो वैष्णो देवी का मंदिर कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। वैष्णो देवी जो है
ये मंदिर कौन सी पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो मिड हिमालय, मध्य हिमालय की त्रिकुट पहाड़ियों पर यह अवस्थित है वैष्णो देवी। तो मध्य हिमालय की पहाड़ियों पर अवस्थित है वैष्णो देवी। अमरनाथ गुफा की बात करें तो ग्रेट हिमालय की पहाड़ियों पर है। ठीक। जम्मू कश्मीर में कुछ खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं, जैसे कोयला। अच्छा, भारत का 98% कोयला किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। ठीक है, 2% जो कोयला होता है वो टर्शियरी क्रम की चट्टानों में मिलता है। ठीक। तो ये जो 2% कोयला है ये जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर के रियासी और रामबन जिले में यहाँ से कोयला निकाला जाता है। टर्शियरी युग के कोयले का उत्पादन यहाँ से किया जाता है। यहाँ से जो कोयला निकलता है वो एंथ्रेसाइट कोयला है। ठीक है। और एंथ्रेसाइट कोयले की यहाँ पर एक खान है जिसको हम बोलते हैं कालाकोट खान। तो कालाकोट खान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। लिग्नाइट कोयले की जो खान है वो है चुम्पन। ठीक है। चुम्पन और लड्डा की खानें जो है वो भी यहाँ पर है जम्मू कश्मीर में। तो चुम्पन और लड्डा की जो खान है उसमें लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है, जबकि कालाकोट खान से एंथ्रेसाइट कोयला निकाला जाता है। इतना डीप में नहीं पूछेगा, बस आपको इतना याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में जो कोयला निकाला जाता है वो कहाँ से निकाला जाता है? तो रियासी और रामबन जिले से निकाला जाता है। ठीक है, सिंपल सी चीज है, रियासी और रामबन जिले से। जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार भी पाए जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार भी है। अब हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश। देखिए, कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय पढ़ रहे थे। पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय का जो विस्तार है वो 3 प्रदेशों में है, यानी कि लद्दाख हम पढ़ चुके, कश्मीर हम पढ़ चुके जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में भी, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में भी पंजाब हिमालय फैला हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे ग्रेट हिमालय और मिड हिमालय के बीच, ग्रेट हिमालय व मध्य हिमालय के बीच कई सारी घाटियां पाई जाती हैं हिमाचल प्रदेश में, जैसे कांगड़ा घाटी है, केलांग घाटी है, किन्नौर घाटी है। ठीक है, तो ये घाटियां इंपॉर्टेंट है। किन्नौर घाटी ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भारत का सबसे अच्छा वातावरण पाया जाता है। भारत का सबसे ज्यादा अच्छा वातावरण कहाँ पर पाया जाता है? किन्नौर घाटी में। किन्नौर घाटी की जो हवाएं होती है बिल्कुल ठंडी होती है, शुद्ध होती है, प्योर शुद्ध होती है। ठीक है, तो सबसे अच्छा वातावरण यहाँ पर पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, वो भी किन्नौर घाटी में। अच्छा, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जलवायु की दृष्टि से कौन सा हिमालय इंपॉर्टेंट है, ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय या शिवालिक है, तो आपको याद रखना मिड हिमालय। मध्य हिमालय की जो जलवायु होती है वो मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। कुल्लू घाटी कहाँ पर पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। पर्यटन और सेब उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कुल्लू घाटी में सेब का उत्पादन होता है हिमाचल प्रदेश से। कि भारत की सबसे बड़ी मंडी, भारत की सबसे बड़ी सेब मंडी कहाँ पर है? कुल्लू घाटी। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी सेब मंडी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू घाटी में है। याद रहेगा। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में कुछ दर्रे पाए जाते हैं जो कि जम्मू कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय में ही है, जैसे बारालाचा दर्रा। तो बारालाचा दर्रा यहाँ पर है जास्कर पर्वत श्रेणी में। ठीक है, जास्कर पर्वत श्रेणी में भी हिमाचल प्रदेश में है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। मनाली यहाँ पर है उत्तराखंड में, और लेह है, सॉरी, मनाली है हिमाचल प्रदेश में और लेह है लद्दाख में। तो मनाली से लेह जाने का रास्ता कहाँ से होकर के जाएगा? बारालाचा से होकर के जाएगा। लद्दाख पठार को लाहौल स्पीति घाटी से भी जोड़ती है। तो लद्दाख पठार लद्दाख में, लाहौल स्पीति घाटी ये हिमाचल प्रदेश में है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लाहौल स्पीति घाटी निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। मनाली कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक। दुनिया का सबसे ऊंचा राजमार्ग यहीं से होकर के जाता है बारालाचा दर्रा से। सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा था? काराकोरम दर्रा, आपको याद होगा, हमने पढ़ा भी था पहले। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा राजमार्ग कौन से दर्रे से होकर के जाता है, तो बारालाचा दर्रे से। तो सबसे ऊंचा राजमार्ग है कौन सा? NH3। तो NH3 कहां से होकर के जाता है? बारालाचा दर्रा से। ठीक। बारालाचा दर्रा के समीप से चेनाब नदी निकलती है। आप देखेंगे ये है बारालाचा दर्रा और इसके समीप से 2 छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, एक है चंद्र, एक है भागा। तो भागा ऊपर की तरफ, चंद्र नीचे की तरफ। ठीक है,
तो ये दोनों आगे जाकर के मिल जाती हैं और आगे जाकर के मिलने के बाद में ये चेनाब कहलाती हैं। चेनाब नदी का जो उद्गम होता है वो चंद्र और भागा नदी के रूप में होता है, और दोनों कहाँ से निकलती हैं? पारालाजा दर्रे के पास से निकलती हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि चेनाब नदी का उद्गम कौन से दर्रे के समीप से होता है, तो बारालाचा दर्रे के समीप से होता है। बारालाचा दर्रा है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी पर्वत श्रेणी में? जास्कर पर्वत श्रेणी में। किसको किससे जोड़ता है? मनाली को लेह से जोड़ता है। यहाँ से NH3 जाता है, और NH3 दुनिया का सबसे ऊंचा राजमार्ग है। अब बात करते हैं अगले दर्रे की, जो कि हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, वो है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में। ये है हमारी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, नीचे की तरफ ये है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ठीक है। पीर पंजाल में, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर बनिहाल दर्रा था, जबकि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है। तो रोहतांग दर्रा कौन सी श्रेणी में है? पीर पंजाल श्रेणी में। रोहतांग दर्रा कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। किसको किससे जोड़ता है? मनाली को लेह से जोड़ता है। तो मनाली से आपको लेह जाना होगा तो दो दर्रों से होकर के जाना पड़ेगा, रोहतांग दर्रे और बारालाचा दर्रा, दोनों से होकर जाना पड़ेगा। तो मनाली को लेह से जोड़ता है। इसके समीप रावी और व्यास नदी निकलती है। तो रोहतांग दर्रे के पास से भी दो नदियां निकलती हैं, एक रावी नदी, एक व्यास नदी। ठीक है। तो यहाँ से दो नदियां निकलती हैं। बारालाचा दर्रे के पास से भी दो नदियां निकलती हैं, चंद्र और भागा। ये आगे जाकर के चेनाब कहलाती है, लेकिन ये दोनों नदियां अलग अलग नाम से प्रसिद्ध है। तो रावी नदी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, व्यास नदी ये भी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। रोहतांग दर्रा है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। दो दर्रे आपको समझ में आ गए। हिमाचल प्रदेश में एक और तीसरा दर्रा है जिसको हम बोलते हैं सिपकिला। सिपकिला दर्रे की लोकेशन आप देखेंगे तो यहाँ पर है, तिब्बत और हिमाचल प्रदेश की सीमा के ऊपर, या चाइना और हिमाचल प्रदेश की सीमा के ऊपर। सिपकिला कौन से हिमालय में है? ग्रेट हिमालय में है। सिपकिला कौन से हिमालय में? ग्रेट हिमालय में। हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन ग्रेट हिमालय में है। यहाँ से सतलज जो नदी होती है वो भारत में प्रवेश करती है। और थोड़ी देर पहले हमने ये पूछा भी था कि सतलज नदी कौन से दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है। सिपकिला दर्रा कौन से पर्वत श्रेणी में है? तो ग्रेट हिमालय में है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। और जो कश्मीर हिमालय था या पंजाब हिमालय था, वो कौन सी दो नदियों के बीच में पाया जाता है? तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में। तो देखिए, इसके बीच में सिंधु नदी और सतलज के बीच में जो भी सारी विशेषताएं थी वो हमने पढ़ ली हैं। पर्वत श्रेणियाँ हमने पढ़ ली हैं, दर्रे पढ़ लिए हैं, ग्लेशियर पढ़ लिए हैं, झीलें पढ़ ली हैं। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट जो घाटियाँ थी वो सारी चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ ली है। तो आज के इस वीडियो में हमारा यही उद्देश्य था कि कश्मीर हिमालय को हम डिटेल से पढ़ें। ठीक। और कश्मीर जो हिमालय था या पंजाब हिमालय, तीन क्षेत्रों में फैला हुआ था, और तीनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। लद्दाख के बारे में हम पूरा समझ चुके हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कुछ हिल स्टेशन भी पाए जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में जो धौलाधर पर्वत श्रेणी है, धौलाधर पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? ये रही धौलाधर पर्वत श्रेणी। इसमें कुछ हिल स्टेशन भी पाए जाते हैं, यानी कि पहाड़ियों के ऊपर कुछ स्थान है जो पर्यटन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनको हम बोलते हैं हिल स्टेशन। जैसे शिमला है, धर्मशाला है, डलहौजी, डलहौजी एक स्थान का नाम है। ठीक है। मैक्लोडगंज, तो ये क्या है? हिल स्टेशन है। ये सभी हिल स्टेशन कहाँ पर पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में। तो डलहौजी आपको याद रखना है, डलहौजी हिल स्टेशन कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी पर्वत श्रेणी पर है? तो धौलाधर पर्वत श्रेणी भी पूछ सकता है कि धर्मशाला कौन सी पर्वत श्रेणियों में पाया जाता है, कौन सी पहाड़ियों पर? धौलाधर की पहाड़ियों पर। मैक्लोडगंज, मैक्लोडगंज ये भी हिमाचल प्रदेश में है, धौलाधर पर्वत श्रेणी में है। ठीक है। पर्यटक के लिए ये आकर्षित स्थल रहे हैं। अच्छा, धर्मशाला के पास में एक घाटी पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं खजियार घाटी। खजियार घाटी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। खजियार घाटी है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। और इसको क्या बोलते हैं? भारत का स्विट्जरलैंड बोलते हैं। भारत की सबसे ज्यादा जो स्वास्थ्यवर्धक जलवायु पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो वो भी हमने थोड़ी देर पहले हमें समझी थी, किन्नौर घाटी। ये रही किन्नौर घाटी। यहाँ पर भारत का सबसे अच्छा वातावरण पाया जाता है, ये भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक। भारत का स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं? खजियार घाटी को। ये भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये घाटियाँ आपको याद रखना है, छोटी एग्जाम में ये सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल्लू और मनाली दोनों कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में।
किस नदी के किनारे अवस्थित है? व्यास नदी के तट पर अवस्थित है। कुल्लू और मनाली दोनों व्यास नदी के तट पर अवस्थित है, दोनों हिमाचल प्रदेश में। व्यास नदी कौन से दर्रे के पास से निकलती है? तो रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है व्यास नदी। और यहाँ से एक नदी और निकलती है जिसको हम बोलते हैं रावी नदी। रावी और व्यास दोनों यहीं से निकलती हैं, रोहतांग दर्रे के पास से। चेनाब नदी बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है। जब हम नदियाँ पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर फिर से चर्चा करेंगे। तो देखिए, कश्मीर जो हिमालय था 3 प्रदेशों में फैला हुआ था। लद्दाख पूरा हम समझ चुके हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में हम समझ चुके हैं, और हिमाचल प्रदेश के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो इन तीनों राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य हो, ठीक है, तो बोलने में हम राज्य ही बोलेंगे। तो इन तीनों राज्यों में कश्मीर हिमालय से संबंधित जो भी चीज़ें जानने लायक थी वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, बस यहीं से एग्जाम में घुमा फिरा करके क्वेश्चन बनते रहे हैं। अब कुछ एक दो चीज़ें जो नहीं पूछी जाती है वो हो सकता है या तो करंट में रही हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि वहाँ पर कुछ नई चीज़ें की जा रही हो, तो तभी वो पूछी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अगले सेशन में हम हिमालय के प्रादेशिक विभाजन का दूसरा भाग पढ़ने वाले, दूसरा पार्ट पढ़ने वाले, जिसको हम बोलते हैं कुमायूं हिमालय। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।